न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन्स से हम सब वाकिफ़ हैं और हम सब जानते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। बट ये भी सच है कि ये एक्सप्लोजन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है, चाहे वो एक्सप्लोजन्स पानी में हो, धरती पे हो या फिर स्पेस में। धरती पे जो एक्सप्लोजन्स होता है उसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट स्पेस में कैसे एक्सप्लोजन्स होगा वो शायद एक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है स्पेस में कैसे एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ स्पेस में एक्सप्लोड करें। वैसे ये एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, वो भी बहुत बार। उनमें से एक ऑपरेशन आर्गस था। इस एक्सपेरिमेंट में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स किया गया था अटलांटिक ओशन के ऊपर, और हर एक्सप्लोजन्स अलग एल्टीट्यूड पे हुआ था। पहला तो एक्सप्लोजन्स 170 किलोमीटर और 310 किलोमीटर की ऊंचाई पे किया गया, और तीसरा एक्सप्लोजन्स 794 किलोमीटर की ऊंचाई पे। मगर ये एक्सप्लोजन्स उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि ये कोई भी चीज़ को डैमेज कर सके। मगर दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन स्टारफिश प्राइम कमाल का एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ऊंचाई पे सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स किया गया। इसका गोल स्पेस में एक्सप्लोजन्स का स्टडी करने का था। पहला टेस्ट जून 20, 1962 में हुआ। इस टेस्ट का पहले मिनट में जिस रॉकेट में ये बॉम्ब कैरी होकर स्पेस में जा रहा था वो खराब हो गया और सेफ्टी के कारण उसे वहीं पे ब्लास्ट कर दिया गया। उस समय तक वो सिर्फ 10.7 किलोमीटर ही ऊंचा गया था। इस न्यूक्लियर बॉम्ब के डेब्रिज जॉनसन एटॉल पर जाकर गिरे। वो पूरा एरिया रेडिएशन से भर गया। दूसरा अटेम्प्ट जुलाई 9, 1962 में किया गया। ये टेस्ट पैसिफिक ओशन के वही एटॉल से किया गया। 1.44 मीटर W49 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंच गया। इसी हाइट पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS धरती का चक्कर लगाता है। थैंकफुली उस समय पे ISS क्रिएट नहीं हुआ था। सो ये एक्सप्लोजन्स कैसे रिएक्ट किए स्पेस में? ऑब्वियसली ये एक्सप्लोजन्स धरती से बहुत अलग था। धरती पे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने से बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड फॉर्म होता है, बट 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रैक्टिकली कोई भी हवा मौजूद नहीं था, जिसका सिंपली ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव क्लाउड फॉर्म नहीं होगा। हाई एल्टीट्यूड एक्सप्लोजन्स के कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फॉर्म होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर पावर लाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो हवाई में, जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है, इस एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से एक कमाल का चीज़ हुआ। इस एक्सप्लोजन के कारण हवाई के 300 स्ट्रीट लैम्प्स और बहुत दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद हो गए, और उसी रीजन में 7 मिनटों तक आसमान में एक आग का गोला नजर आ रहा था। बट इसका इफेक्ट यहीं पर नहीं रुका। इस एक्सप्लोजन से स्पेसक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण 3 सैटेलाइट डिसेबल्ड हो गए। इस पल्स ने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस किए, जिसने बहुत सारे सैटेलाइट्स के सोलर पैनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन टोटल इस एक्सप्लोजन ने पूरे 1/3 स्पेसक्राफ्ट को डिसेबल कर दिया। ये सब एक्सपेरिमेंट से एक बात बहुत अच्छे से पता चलती है, दैट न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट ए जोक। जो भी मैंने अभी बताया है, इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें न्यूक्लियर वेपन से हो सकती है। इसी कारण 1963 में एक स्पेशल ट्रीटी साइन हुआ, जिसके मुताबिक कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा, चाहे वो पानी, ज़मीन या फिर स्पेस हो। बट चलिए कुछ मिनटों के लिए सोच लेते कि ये ट्रीटी साइन हुआ ही ना हो, तब क्या होगा अगर हम सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ स्पेस में एक्सप्लोड करें तो? फिलहाल 2020 के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक अभी पूरे वर्ल्ड में टोटल 13,410 वॉरहेड्स अवेलेबल है। ये पूरे आर्सेनल सिर्फ 9 कंट्रीज के पास है: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल। सिर्फ रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 90% वॉरहेड्स मौजूद है, बट कोई सही से नहीं जानता कि दुनिया में कितने वॉरहेड्स मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे छुपाए हुए हो सकते हैं। बट हम सब चलिए 15,000 की एवरेज लेकर चलते हैं। आजकल के न्यूक्लियर बॉम्ब्स 150 से 550 किलो टन के रेंज में होते हैं, बट लेट्स सपोज कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एवरेज पावर 350 किलो टन है।
अब जस्ट इमेजिन, जब ये 350 किलोटन पावर के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 15,000 के टोटल नंबर में एक साथ स्पेस में एक्सप्लोड होगा, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फॉर्म करेगा। रिमेंबर द स्टारफिश प्राइम ऑपरेशन, जिसका एक्सप्लोजन ने 1/3 सैटेलाइट्स को बर्बाद कर दिया था और लाइट्स ऑफ कर दिया था। ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस होगा। तब ये 15,000 वॉरहेड्स एक बार में एक्सप्लोड होगा, तो ये 5,250 मेगाटन TNT का पावर के बराबर होगा। दैट इज 3,750 टाइम्स मोर पावरफुल देन जॉनसन एटॉल एक्सप्लोजन। जब ये एक्सप्लोड होगा तो स्पेस में मौजूद जितने भी एक्टिव सैटेलाइट्स होंगे सभी के सभी डिसेबल हो जाएंगे। करेंटली स्पेस में 2000 से ऊपर सैटेलाइट मौजूद है। ISS में जितने भी लोग होंगे सभी की मौत हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि वहाँ एयर नहीं होगा, तो रेडिएशन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब धरती पे इसका क्या असर पड़ेगा? वेल, ये सुनकर आपका शायद दिल दहल जाए। 5,250 मीटर का ये वॉरहेड 56,25,000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी चीज़ें होंगे उन सब को बर्बाद कर देगा। फॉर कंपैरिजन, हमारा प्लैनेट का रेडियस सिर्फ 6,371 किलोमीटर ही है, जिसका मतलब इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का असर पूरे धरती पे होगा। यानी पूरे धरती का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा। बट इससे भी ज़्यादा डेंजर ये है कि रेडियो एक्टिव डेब्रिज के कारण पूरे धरती पर रेडिएशन फैल जाएगा और लोग तड़प कर मरना शुरू कर देंगे। वेल, दैट्स फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी विश ऐसी चीज़ हमारी धरती के साथ कभी ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना। मिलता हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।